आज हम इकोनॉमिक्स बीए सेमेस्टर 1 पेपर 2 जिसमें मनी एंड बैंकिंग है उसके बारे में जानेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, मुद्रा को परिभाषित करें तथा इसके कार्यों की विवेचना करें। चलिए अब हम आगे इस प्रश्न को परिभाषित करते हैं। मुद्रा के अर्थ और प्रकृति के संबंध में बहुत मतभेद और भ्रांति चली आ रही है। जैसा कि स्टोकोवस्की ने लक्ष्य किया है, मुद्रा की धारणा को परिभाषित करना कठिन है। आंशिक रूप से तो इसलिए कि यह एक नहीं 3 कार्य करती है, जिसमें प्रत्येक कार्य मुद्रत्व की कसौटी प्रदान करता है। और ये कार्य हैं, नंबर 1 लेखा की इकाई, विनिमय का माध्यम, मूल्य का संचयन। तो इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि मुद्रा जो है वो विनिमय के लिए सर्वोत्तम माध्यम है। विनिमय मीन्स जब हम कोई सामान खरीदते हैं तो उसके बदले हम लोगों को मूल्य चुकाना पड़ता है, तो वो जो मूल्य है, जो पैसे हम यूज करते हैं, वो हो गया मुद्रा। तो वो मुद्रा एक तरह का विनिमय का माध्यम का काम करती है। और लेखा की इकाई मतलब कितनी क्वांटिटी हम कितने पैसे में दे रहे हैं, वो सब भी माप की इकाई में ले सकते हैं। और मूल्य का संचय, मूल्य का संचय मतलब मूल्य को हम क्या कर सकते हैं, संचय यानी कि जमा करके भी रख सकते हैं। तो ये जो तीनों है ये मुद्रा के कार्य हैं। आगे देखते हैं। प्रोफेसर कॉलबर्न की परिभाषा के अनुसार मुद्रा मूल्यांकन तथा भुगतान का माध्यम है, लेखा की इकाई के रूप में भी तथा विनिमय के सामान्यतः स्वीकार्य माध्यम के रूप में भी। कॉलबर्न की परिभाषा व्यापक है क्योंकि उसने इस परिभाषा को मूर्त मुद्रा जैसे सोना, चेक, सिक्के, करेंसी, नोट, ड्राफ्ट आदि तो शामिल किया ही है, साथ ही अमूर्त मुद्रा यानी कि अब्स्ट्रैक्ट मनी को भी ले लिया है, जो हमारे मूल्य, कीमत तथा योग्यता के विचारों की वाहिका है। ये मुद्रा की कार्यात्मक परिभाषाएं हैं क्योंकि ये मुद्रा को उनके कार्यों की दृष्टि से परिभाषित करती है। तो अभी जो हमने स्टोकोवस्की और प्रोफेसर कॉलबर्न की जो परिभाषा पढ़ी, ये जो है ये मुद्रा के कार्य के अकॉर्डिंग उनकी परिभाषा है। तो क्या कहते हैं, मुद्रा का अलग अलग परिभाषा अलग अलग जगहों पे दिया जा सकता है। तो आगे हम पढ़ेंगे मुद्रा की सैद्धांतिक और अनुभव सिद्ध परिभाषाएं, यानी कि जो वैज्ञानिकों ने अनुभव किया मुद्रा के बारे में, वैज्ञानिक अर्थशास्त्रियों ने वो दिया हुआ है, और कोई सिद्धांतिक तौर पर भी दिए हुए हैं। तो चलिए पहले जानते हैं। मुद्रा की परिभाषा के बारे में अर्थशास्त्री एक मत नहीं है, क्योंकि सभी अर्थशास्त्री अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं मुद्रा को, तो सभी की परिभाषाएं अलग अलग है। अतः मुद्रा की परिभाषाएं विभिन्न समितियों एवं अर्थशास्त्रियों द्वारा इस प्रकार है। सबसे पहले हम परंपरागत परिभाषा को देखेंगे, क्लासिकल डेफिनेशन। परंपरागत विचारधारा, जिसे करेंसी संप्रदाय भी कहते हैं, के अनुसार मुद्रा को करेंसी और मांग जमा कहा गया है। करेंसी और मांग जमा कहा गया है। तो हिग्स के अनुसार मुद्रा की परंपरावादी परिभाषाएं उनके कार्यों के आधार पर की जाती। तो ये जो परंपरावादी जो परिभाषाएं हैं वो मुद्रा के कार्य के अकॉर्डिंग दी गई है। कोई भी वस्तु जिसका मुद्रा की तरह उपयोग किया जाता है मुद्रा है। जैसे कुछ हम खरीद रहे हैं तो उसके बदले में हम उन्हें कोई सामान दे रहे हैं। जैसे कि पहले के ज़माने में हुआ करते थे कि अगर कोई हमें कुछ लेना है तो उसके बदले में हम कुछ देते थे। जैसे अभी भी पहाड़ी क्षेत्रों में देखेंगे कि अगर आप कुछ अरहर को ही लेकर चलते हैं, अरहर ही अगर ख़रीदने जाते हैं तो उसके बदले में आपको कुछ पे करना पड़ता है, जैसे चावल या गेहूँ, इस तरह की चीज़ें पे करनी पड़ती है। तो ये जो भी चीज़ें हम मुद्रा के रूप में यूज करते हैं वही मुद्रा है, विनिमय के लिए यूज करते हैं वही मुद्रा है। इसका महत्वपूर्ण कार्य विनिमय का माध्यम के रूप में है। तो मुद्रा का महत्वपूर्ण यानी कि मेन काम ही है विनिमय का माध्यम। तो इसकी फॉर्मूला है, मुद्रा की पूर्ति इक्वल टू करेंसी प्लस बैंकों में मांग जमा, यानी कि मनी सप्लाई इक्वल टू करेंसी, और करेंसी में ही कॉइन्स और नोट्स आते हैं, प्लस डिमांड डिपॉजिट। नंबर 2 है फ्रीडमैन की परिभाषा। तो मुद्रा के लिए फ्रीडमैन ने भी परिभाषा दी है, डेफिनेशन ऑफ फ्रीडमैन। तो प्रोफेसर
मिल्टन फ्रीडमैन शिकागो स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के नोबेल पुरस्कार विजेता थे, जिसके कारण फ्रीडमैन के इस विचारधारा को शिकागो स्कूल दृष्टिकोण के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि जो ये प्रोफेसर मिल्टन फ्रीडमैन है, शिकागो स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जो है एक स्कूल है, वहाँ के नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, और इसीलिए इसके इस दृष्टिकोण को यानी कि मुद्रा की परिभाषा जो इन्होंने दी है, इसको शिकागो स्कूल दृष्टिकोण भी कहा जाता है। तो मुद्रा से प्रोफेसर फ्रीडमैन का अभिप्राय है, अक्षरशः वे सभी डॉलर जो लोग अपनी जेबों में लिए घूमते हैं और वे सभी डॉलर जो मांग जमा और वाणिज्यिक बैंक के पास समय जमा के रूप में उनके बैंक खातों में है। अतः उनकी परिभाषा के अनुसार मुद्रा करेंसी और वाणिज्यिक बैंकों की कुल समायोजित जमाओं का जोड़ है। सावधि जमा को नगद मुद्रा में बिना किसी हानि, असुविधा तथा विलंब के बदला जा सकता है। इसलिए इस दृष्टिकोण के अनुसार मुद्रा की पूर्ति बराबर करेंसी प्लस मांग जमा प्लस सावधि जमा। अब तीसरी परिभाषा देखेंगे, रेडक्लिफ परिभाषा। तो रेडक्लिफ एक समिति है। डेफिनेशन ऑफ रेडक्लिफ। रेडक्लिफ समिति ने मुद्रा को नोट प्लस बैंक जमा के रूप में परिभाषित किया। इसमें केवल वे परिसंपत्तियां शामिल हैं जो सामान्य तौर से विनिमय के माध्यम के रूप में प्रयोग की जाती है। परिसंपत्तियों से अभिप्राय तरल परिसंपत्ति से है, जिनका अर्थ है वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए कुल प्रभावी मांग को प्रभावित कर रही मौद्रिक मात्रा। इसमें व्यापक रूप से साख को शामिल समझा जा सकता है। समिति ने मुद्रा के प्रचलन वेग की धारणा का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि संख्यात्मक स्थिरांक के रूप में इसमें कोई भी व्यवहारिक मात्रा नहीं पाई जाती है। इस विचारधारा को केंद्रीय बैंक या रेडक्लिफ दृष्टिकोण के नाम से जाना जाता है। इसके अनुसार मुद्रा की पूर्ति बराबर करेंसी प्लस मांग जमा प्लस सावधि जमा प्लस गैर बैंकिंग वित्तीय मध्यस्थों के ऋण पत्र, बचत जमा, शेयर तथा बॉन्ड प्लस असंगठित क्षेत्रों की साख। नंबर 4 है गुरले शॉ परिभाषा। डेफिनेशन ऑफ गुरले शॉ। गुरले और शॉ जो है ये दोनों अलग अलग अर्थशास्त्री है, लेकिन दोनों ने मिलकर ये डेफिनेशन दिया है। वित्तीय मध्यस्थों द्वारा रखी गई अधिक मात्रा में तरल परिसंपत्तियां और गैर बैंक मध्यस्थों की देयता को मुद्रा का निकट स्थानापन्न समझते हैं। मध्यस्थ संचय के रूप में मुद्रा के लिए स्थानापन्न प्रदान करते हैं। यथार्थ मुद्रा, जिसे करेंसी योग जमा परिभाषित किया गया है, केवल एक तरल परिसंपत्ति है। इस प्रकार उन्होंने तरलता पर आधारित मुद्रा की एक विस्तृत परिभाषा निर्मित की है, जिसमें बॉन्ड, इंश्योरेंस, रिजर्व, पेंशन फंड, बचत और शेयर शामिल है। वे मुद्रा स्टॉक के वेग में विश्वास रखते हैं जो गैर बैंक मध्यस्थों द्वारा प्रभावित होता है, और इसके अनुसार मुद्रा की पूर्ति बराबर करेंसी प्लस मांग जमा प्लस सावधि जमा प्लस गैर बैंकिंग वित्तीय मध्यस्थों के ऋण पत्र, बचत जमा, शेयर तथा बॉन्ड प्लस असंगठित क्षेत्रों की साख है। अब हम आगे मुद्रा के कार्य देखेंगे। फंक्शंस ऑफ मनी। प्रोफेसर चैंडलर का कथन है कि किसी आर्थिक प्रणाली में मुद्रा का केवल एक मौलिक कार्य है, माल तथा सेवाओं के लेन देन को सरल बनाना। मुद्रा का काम ही है लेन देन को यानी कि विनिमय के माध्यम में मदद करना। तो मुद्रा के इस कार्य से लेन देन में लगने वाले समय तथा परिश्रम की बचत होती है। मुद्रा के सभी कार्य का वर्गीकरण इस प्रकार से किया जा सकता है। नंबर 1 है प्राथमिक या मुख्य कार्य, प्राइमरी और मेन फंक्शन। प्राथमिक या मुख्य कार्य। प्राथमिक मुद्रा के मुख्यतः 2 कार्य हैं। नंबर 1 है विनिमय का माध्यम। मुख्य कार्य तो मुद्रा का विनिमय का माध्यम ही है। अब देखते हैं विनिमय के माध्यम में क्या क्या होता है। मुद्रा में सामान्य स्वीकृति का गुण है, मतलब आप जितना दे रहे हो उतना आपको उसकी उपयोगिता के अनुसार मिल रहा है, तो प्रत्येक व्यक्ति इसे स्वीकार करने के लिए तत्पर रहता है। वर्तमान समय में जितना लेन देन होता है उसका भुगतान अधिकतर मुद्रा के द्वारा ही होता है। तो अभी सारी चीज़ें पैसे से ही खरीदी जाती है। तो एक उत्पादक द्वारा थोक विक्रेता को माल बेचा जाता है।
बदले में मुद्रा प्राप्त की जाती है। थोक विक्रेता फुटकर व्यापारी को सामान बेचता है, बदले में मुद्रा प्राप्त करता है, तथा फुटकर व्यापारी जो है वो ग्राहक को मुद्रा के बदले में सामान बेचता है। तो इस प्रकार समाज के सभी विक्रेता और क्रेता, उपभोक्ता, व्यापारियों तथा सेवक मालिकों के बीच मुद्रा एक ऐसी कड़ी है जो प्रत्येक वर्ग को प्रतिफल दिलाने में सहायक होती है। प्रतिफल मीन्स कि आप जितनी उनको सेवा दे रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपको वो फी दे रहा है। तो अतः मुद्रा बिना वर्तमान विनिमय व्यवस्था की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। इसका मतलब मुद्रा के बिना अभी की जो स्थिति है वो कल्पना करना मतलब इम्पॉसिबल ही है। और नंबर 2 जो है वो काम है मूल्य मापक। मुद्रा का दूसरा कार्य है, मुद्रा का दूसरा कार्य क्या है? मूल्य मापक का कार्य। समाज में उत्पन्न सभी सेवाओं का मूल्य मापन करना, जिस प्रकार भौतिक वस्तुओं के माप, तौल अथवा लंबाई चौड़ाई आदि ग्राम, लीटर अथवा मीटर में नापे जाते हैं, उसी प्रकार सब वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य का एकमात्र मापक मुद्रा है। वास्तव में मुद्रा के इस कार्य के बिना विनिमय संभव नहीं, क्योंकि कोई भी वस्तु खरीदने से पहले ग्राहक उसका मूल्य जानना चाहता है और प्रत्येक वस्तु का मूल्य मुद्रा में जैसे 2 रुपये मीटर, 3 रुपये लीटर, 5 रुपये, 4 रुपये किलोग्राम आदि ही बताया जाता है, जिसके आधार पर प्रत्येक व्यक्ति यह निश्चित कर लेता है कि किसी वस्तु का दाम कितना है या कितनी मात्रा में खरीदनी है। अब हमारा प्राथमिक या मुख्य कार्य में के 2 जो कार्य हैं वो पूरा हो गया है। अब हम दूसरा देखेंगे सहायक कार्य यानी कि सेकेंडरी फंक्शन। प्राथमिक कार्यों के अलावा मुद्रा के कुछ सहायक कार्य भी हैं जो निम्नलिखित हैं। नंबर 1 है भावी भुगतानों का आधार। वर्तमान समय का आर्थिक ढांचा साख पर आधारित है और साख अथवा उधार मुद्रा के रूप में ही दी जा सकती है। उधार देते समय ब्याज की दर तथा भुगतान की किस्तें मुद्रा में ही निश्चित की जाती है। जैसे आप किसी से उधार लेते हैं तो जितना आप उनसे उधार लेते हैं उस अकॉर्डिंग वो ब्याज भी लेता है आपसे। तो ये जो कितना लेना है और उसके बदले में कितना ब्याज देना है इसको सुनिश्चित करता है मुद्रा, जिससे ऋणी को यह निश्चित रहता है कि उसे कब और कितनी राशि चुकानी है। मुद्रा भावी भुगतानों का उचित आधार तभी रह सकती है जब उसके मूल्य में सामान्यतः स्थिरता रहे। नंबर 2 है मूल्य संचय का साधन। मनुष्य भविष्य की आकस्मिक विपत्तियों अथवा व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए अपनी वर्तमान आय का कुछ भाग बचा कर रखना चाहता है, परंतु उसे यह निश्चित होना चाहिए कि उसकी बचत सुरक्षित है और उसका प्रयोग किसी भी समय कर सकता है। तो हम सभी जितना भी कमाते हैं उनमें से कुछ न कुछ बचा कर रखते हैं, बैंकों में ही जमा रखते हैं। तो अगर हम कहीं भी अपनी बचत को रखना चाहते हैं तो उससे भी हम प्रॉफिट लेना चाहते हैं, या फिर कम से कम इतना ये कॉन्फिडेंस होता है कि नहीं वहाँ रहेगा तो हमारा खर्च नहीं होगा या फिर वहाँ अच्छे से रहेगा, वहाँ से चोरी नहीं हो सकता है। तो ये सुनिश्चित रहता है, तभी लोग कहीं अपने पैसे को रखते हैं या मुद्रा को रखते हैं। परंतु उसे यह निश्चय होना चाहिए कि उसकी बचत सुरक्षित है और उसका प्रयोग किसी भी समय कर सकता है। मुद्रा में बचत करना इस दृष्टि से भी उचित है कि उसे बैंक में जमा करके ब्याज भी कमाया जा सकता है। मुद्रा के रूप में संचय करने के लिए आवश्यक है कि मुद्रा का मूल्य स्थिर रखने का प्रयत्न किया जाए, अन्यथा लोग अपनी बचतें सोने, भूमि अथवा संपत्तियों के रूप में रखना पसंद करेंगे, क्योंकि इनके मूल्य में कमी आने का भय नहीं होता है। नंबर 3 है मूल्य हस्तांतरण। मुद्रा विनिमय का माध्यम का कार्य करती है। इस मुख्य कार्य के कारण ही मुद्रा मूल्य हस्तांतरण की सर्वोत्तम साधन बन गई है। अब नंबर 3 देखेंगे आकस्मिक कार्य। नंबर 1 है आकस्मिक कार्य में नंबर 1 है आय का वितरण।
किसी भी देश में जितना उत्पादन होता है उसमें भूमि, श्रम, पूंजी तथा साहस का सहयोग होता है। अतः प्रत्येक वर्ग को उसके सहयोग का उचित प्रतिफल मिलना चाहिए। मुद्रा में न केवल समस्त राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया जाता है, बल्कि प्रत्येक वर्ग को उसके योग्यता के अनुपात में भुगतान भी मुद्रा में ही दिया जाता है। नंबर 2 है पूंजी की उत्पादकता। यद्यपि पूंजी में अन्य कई तत्वों का समावेश होता है, फिर भी मुद्रा पूंजी का सबसे बड़ा आधार है। मुद्रा के द्वारा ही पूंजी को ऐसे विनियोग में हस्तांतरित किया जा सकता है जहां उसकी उत्पादकता तुलनात्मक रूप से अधिक हो। इससे पूंजी की गतिशीलता और उत्पादकता में वृद्धि होती है। नंबर 3 है साख का आधार। बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं का व्यवसाय साख के आधार पर ही चलता है। साख मीन्स ट्रस्ट। तथा साख का सृजन बैंकों में जमा राशि के आधार पर किया जाता है, जो मुद्रा के रूप में होती है। जमा राशि के कारण ही ग्राहकों का बैंकों में विश्वास बना रहता है। नंबर 4 है संपत्ति की तरलता। मुद्रा संपत्ति को तरल रूप प्रदान करती है। भूमि, मकान, मशीनें आदि बेचने से इनके बदले में मुद्रा प्राप्त होती है। यह नगद राशि अधिकतम लाभ देने वाले स्थानों, केंद्रों अथवा व्यवसायों में सरलता से भेजी जा सकती है और इससे अधिकतम लाभ कमाया जा सकता है। वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति अपनी संपत्ति के कुछ भाग को तरल रूप में ही रखना चाहते हैं। चलिए अब हम, जैसा कि हम जानते हैं, ये बीए यानी कि ग्रेजुएशन कर रहे हैं आप, तो ग्रेजुएशन में जितने भी निबंधात्मक क्वेश्चन होते हैं उनका निष्कर्ष लिखना आवश्यक होता है। तो अभी हम इस प्रश्न का निष्कर्ष देखेंगे। उपरोक्त विवेचनाओं से स्पष्ट होता है कि मुद्रा की परिभाषा में अर्थशास्त्रियों का एक मत नहीं है, जिससे मुद्रा की अलग अलग परिभाषाएं दी गई है। जैसे कुछ अर्थशास्त्रियों का मानना है कि किसी चीज़ को सरकार द्वारा घोषित कर दे, जिस किसी को सरकार द्वारा घोषित कर दे वही मुद्रा है, तथा इसके अनेक कार्य के अनुसार भी इसकी परिभाषा दी गई है। अतः स्पष्ट है कि मुद्रा का मुख्य कार्य विनिमय का माध्यम तथा मूल्य मापक का है। चलिए इसी के साथ ये क्वेश्चन इस क्वेश्चन का आंसर ख़त्म होता है। अगर आपको इस वीडियो से प्रॉफिट हो रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर दें। अगर आपको और भी किसी टॉपिक पर ये नोट्स चाहिए या फिर ये क्वेश्चन वीडियो चाहिए तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।